तो हमें उसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बताना है ना। मैं पहले क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, a parallel plate capacitor with dielectric slab partially filled with partially filled between the plates. ओके, आप लोग इसको ऐसे कर लें। Reduce the equation of, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आप लोग इसको कॉपी करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आते हैं सर? क्या चीज? न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आते हैं? अब न्यूमेरिकल आपका ना डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, उस तरीके से होता है। ठीक है, छोटे न्यूमेरिकल्स आपके कभी कभी 1 मार्क्स के 1 मार्क्स में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 5 में भी आते हैं, है ना। कभी कभी ये होता है कि जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको 2 पार्ट में बना दिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी करके। पार्ट ए में कोई डेरिवेशन पूछ लिया जाता है और पार्ट बी में एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रख दिया जाता है, ये 3 और ये 2, तो टोटल मिला के आपका 5 मार्क्स हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से उसको पेपर में दे रहा है, ठीक है ना। लिख लिया सर जी। हाँ, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास कुछ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल्ड कर दिया गया है। उसकी वजह से जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमने ये एक कैपेसिटर ले लिया, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ओके, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है जिसको फिल किया गया। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक था जिसको इसके अंदर फिल कर दिया गया। ओके, इस जो प्लेट है, इन प्लेट का जो ऊपर वाला जो प्लेट है उसके चार्जेस पॉजिटिव हैं और जो नीचे वाला प्लेट है उस पर निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया है। इन जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो आपकी डी है और जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। इतना आ गया समझ में? यस सर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या दिखता है कि हमने पढ़ा था कि जब कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी एक प्लेट की वजह से होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? और दूसरे प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाद में यह आया था 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें मिल गया था। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इनकी जो एयर, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 मीडियम है, ये आपका एयर है, ये आपका एयर है। इस एयर में एक थिकनेस टी का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम है, ठीक है ना।
और जिसकी यस सर। वैल्यू जो है वो कितनी है, के है। के। समझ आ रहा है सबको? हाँ, यस सर। वैल्यू कितनी है, के है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब एक ही स्पेस के अंदर दो डिफरेंट मीडियम हो जाएंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग हो जाएगी और दोनों का पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं यस। एयर के लिए यहाँ पर लिखूं तो एयर के लिए जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने पिछले वाले डेरिवेशन में सॉल्व किया था अगर याद हो तो, है ना? यस सर। इसी तरीके से अगर हम जो मीडियम है उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करें तो ई ऑफ मीडियम आ जाएगा सिग्मा ओवर के एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी साउंड है भाई प्लीज? ये साउंड किसकी आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा मीडियम का आ गया सिग्मा ओवर के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? यस अब सर। आप ये बताएं, ये जो दोनों पैरेलल प्लेट हैं इनके बीच का जो टोटल स्पेस है उसमें जो फील्ड है या उसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? वो पोटेंशियल होता है हमारा V इज इक्वल टू ई डॉट डी। याद आ रहा है पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन? क्योंकि कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, है ना? यस। कैपेसिटर सीधे सीधे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो आपकी पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है, मगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालेंगे, V से क्या निकालेंगे, C। समझ आ गया? क्योंकि यस। हमारे पास यहाँ पर V डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चीज मैंने लास्ट जो इसका डेरिवेशन कराया था एक और टाइप का था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें ये बात बताई थी। तो अगर हम E की बात करें तो आप बताएं टोटल जो आपका E है वो कितना है, बताइए। ये 2 E है ना? तो मैं इसको लिख देता हूँ E एयर वाला पार्ट कितना होगा, ये अगर यहाँ से ये पूरी सेपरेशन D है और T थिकनेस में आपका मीडियम है तो आपका जो टोटल एयर वाला पार्ट बचा वो कितना हो गया, D माइनस टी हो डी गया। माइनस टी। इसी तरीके से जो आपका मीडियम है उसके लिए हो जाएगा E ऑफ मीडियम इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि टी। थिकनेस यस। जो है मीडियम की वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, T है। टी। क्लियर हुआ? यस अब सर। आप ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें, ई नॉट आपका आ जाएगा, या ई एयर जिसको भी आप कह रहे हैं, हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट करना है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस मीडियम कितना है, सिग्मा ओवर के सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन नॉट के ई इनटू नॉट टी। टी। समझ आ गया? यस अब सर। आप यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें, कॉमन लेते हैं तो ये आता है डी माइनस डी टी ओनली डी। टी एंड टी कैंसिल। प्लस प्लस टी अपॉन के, ये आएगा। हाँ क्योंकि इस सर। पार्ट में आप देखो के भी है ना? यस सर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहें तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लें, मगर हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम फार्मूला लगा देते हैं फ्रॉम Q इज इक्वल टू CV, है ना? Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q अपॉन V से। अब आप यहाँ पर V की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, हाँ यहाँ से देख लें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, सॉरी Q इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, Q एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो आप बताएं, हमें पता है ना कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई ए होता है। आप सिग्मा की जगह पे रखेंगे आपको मिलेगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q, ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लिख ले ए, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप यहाँ तक कॉपी करें, इसको रब करूंगा मैं। यहाँ पर आपका जो Q है वो Q से कैंसिल आउट हो जाएगा,
ए आपका ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के इंटू ए। कॉपी करें आप लोग इसे। सॉरी, ए तो ऊपर चला गया ना, ए आप यहाँ से हटा दें, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करें आप लोग इसे। लिख लिया सर। ओके, तो मैं इधर से थोड़ा सा रब करूंगा। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आ चुकी है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ओके, अगर आप यहां से देखें तो यहां से हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, और अगर इन दोनों पार्ट से मैं टी को कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई के। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है सर। हाँ, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। हाँ यस सर, क्योंकि के ऊपर जाएगा ना सर जी। नहीं नहीं, के ऊपर नहीं जाएगा। हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, हमारा जो फार्मूला था पहले वाला, वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। यस यही सर। था ना? यस सर। अब आप देखें इस डी में से ये वाली वैल्यू माइनस की जा रही है, हाँ सर। यस सर। तो आपका डी और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यस सर। ऊपर वाली वैल्यू तो चेंज ऊपर हो बढ़ रही है। जाएगा। अब यस जब सर। आप हाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो आप क्लियर यहाँ पे सर। लिख लें कि C इज ग्रेटर देन C ऑफ एयर। ठीक है, ओके सर। हाँ, यहाँ तक इसको आप कॉपी कर लें। सर, हाँ बताएं। डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा? डाइलेक्ट्रिक जो है ना, इंसुलेटर को कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर हाँ सर। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है। इसमें चार्ज कंडक्ट नहीं होगा ना सर? इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड सिर्फ कंडक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो, चार्ज इलेक्ट्रिक होते हैं, इंसुलेटर में भी चार्ज होते हैं, मगर वो चार्ज जो है ना मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते, इसलिए वो कोई भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में डाल देते हैं तो उनके जो चार्जेस हैं हम उनको फ्री करते हैं प्लेट्स के बीच में डाल के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो वहां से कुछ चार्ज जनरेट होते हैं जो प्लेट्स पर जाकर के उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। वो पूरा फिनोमेना है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करके टॉपिक है, कैपेसिटर से पहले पढ़ा जाता है। तो 1 या 2 नंबर का उसमें से पूछा जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा ना सर? हाँ सर। हाँ, मगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक है ना, जब वो पोलराइज हो जाता है ना, पोलराइज का मतलब ये होता है चार्जेस का टूट करके अलग हो जाना, पॉजिटिव और निगेटिव का, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने उसको इलेक्ट्रिक ऑफ ई मीडियम ले लिया है और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो ई मीडियम रही होगी। ठीक है, अगर इसमें हम कंडक्टिंग स्लैब कुछ लगा देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा हाँ, ना, जो तो कैपेसिटर फट जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर मतलब बैटरी होती है, बैटरी आपकी फट जाएगी। क्यों?
क्योंकि कंडक्टिंग के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, और वो इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे कि जो कैपेसिटर है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जब ऐसा होगा तो आपकी बैटरी फट जाएगी। ओके सर। ठीक, हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि कंडक्टर्स की वजह या कंडक्टर्स का जो इलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी होता है। समझ आया? क्या सर जी फिर से बताएंगे अभी जो इन्फिनिटी वाला? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, किसका, कंडक्टर का, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अच्छा। समझ आया? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है वो। समझ आ गया? यस यस। हाँ, कभी इसमें कभी एंड आप देखें कि सुनने में आता है कि कहीं मोबाइल की बैटरी फट गई है ना, अक्सर ऐसा सुनने में आता है न्यूज वगैरह में। तो वहां पर कोई ना कोई इसी टाइप का कुछ रीजन रहा होगा, या हो सकता है कि वहां पे उन्होंने उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया हो वो मटेरियल अच्छा ना हो, है ना। मगर मतलब हम इसमें जितना ड्राई इलेक्ट्रिक डालते जाएंगे उतना कैपेसिटर बढ़ता जाएगा सर जी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, डाइलेक्ट्रिक डालने की भी एक लिमिट है, ठीक है। हाँ, एक लिमिट होती है। जैसे बैटरी है, बैटरी जब आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसमें क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, बैटरी का वाटर जो आता है। आप देखें या नहीं देखे हैं? यस सर। तो वो जो वाटर उसके अंदर डाला जा रहा है ना, वाटर खुद अपने आप में एक डाइलेक्ट्रिक है, वो वहां पे डाइलेक्ट्रिक का ही काम करता है। जब आप उसमें पानी डाल देते हैं तो आपका जो बैटरी है वो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा चार्ज होना स्टार्ट कर देता है। समझ आया? हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक मेनली किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? अगर इनमें एन डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो उसमें से डी में से उतना एन नंबर करेंगे ना तो उसकी इक्वेशन अलग हो जाएगी। डी में से माइनस हाँ, होगा ना? डी माइनस वो टोटल एन नंबर जितने हैं वो सबको माइनस कर देंगे। ओके सर। आगे बढ़े आप। यस सर। एक क्वेश्चन है, आप लोग जरा उसको नोट करें कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी स्टोर होती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। लिखिए, deduce the expression for the electrostatic energy deduce the expression for the electrostatic energy okay stored in a capacitor of capacitance C and having charge capital Q। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी करें इसे। कर लिया सर जी। ओके, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि ये एक कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस स्टोर हो रहा है, सॉरी एक कैपेसिटेंस में जो एक कैपेसिटर की जो एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इट इज द वर्क डन, है ना। यस वर्क सर। डन होता है किसी भी चीज के थ्रू किया गया, वो वर्क डन क्या करता है, वो
एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो आपके कंजर्वेटिव नेचर की होती है। क्लियर हुआ? इट नाइदर बी Yes, sir. क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखें कि वर्क डन टू स्टोर चार्ज, work done to store charge on the plate of capacitor gets stored in the form of potential energy। ठीक है? किसी Yes, sir. भी कैपेसिटर के अंदर चार्जेस को स्टोर करने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा ना, वर्क डन टू स्टोर द चार्ज ऑन द प्लेट। किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज को स्टोर करने में, है ना, जितना वर्क डन होता है हम उसी को क्या कहते हैं, उस कैपेसिटेंस की एनर्जी कहते हैं, या उस कैपेसिटर की एनर्जी कहते हैं। और ये जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो किस नेचर की होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हमने दो कैपेसिटर ले लिया, एक हमारा कैपेसिटर ये था और जो हमारा पहला कैपेसिटर ये है। जब हमने कैपेसिटर लिया तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है? हमने लिखा कि इनिशियली कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब चार्ज नहीं है इसका तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज तो होना चाहिए। Yes, sir. और कुछ टाइम के बाद हमने इस पे वर्क डन किया और इसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर हो गया। तो यहाँ पर जो है चार्ज अब स्टोर होना शुरू हुआ। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, जब डिस्चार्ज है वो इनिशियल कंडीशन है। ठीक है? अब आपने चार्जिंग में लगाया, वो चार्ज हो रहा है अभी, मगर अपनी पूरी कैपेसिटी तक चार्ज नहीं हुआ। ठीक है ना? कहने का मतलब कि उसको 10 जूल उसको एनर्जी चाहिए थी फुल होने में, मगर अभी वो 5-6 जूल तक स्टोर हो रहा है। क्लियर हुआ या हुआ है? क्लियर है? अभी तक चार्जिंग चल रही है। तो मैं ये यहाँ पे कंसीडर करता हूं कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो मैं फाइनल कंडीशन को क्या बोलूंगा कि जो चार्ज है वो आपका है कैपिटल Q। फाइनल कंडीशन में टोटल चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा और जो इनके प्लेट के बीच का पोटेंशियल है वो V हो जाएगा। समझ आया? Yes, sir. और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर एक मुझे क्या मिलेगी, जब चार्ज आ जाएगा तो प्लेट्स पर मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी। तो पॉजिटिव, सॉरी एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, एक प्लेट पर पॉजिटिव है, एक प्लेट पर निगेटिव होगा ना चार्ज। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक फील्ड क्रिएट होना या एक फील्ड क्या होगी, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। क्लियर हो गया? इस प्लेट पर चार्ज की, इस प्लेट पर चार्ज की। ये वो कंडीशन है जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। समझ आया? मतलब आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। अब अगर आप उसको अब अगर आप उसको चार्जर में लगा के रखते हैं तो वो उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो 100% हो गया, फुल हो गई है बैटरी। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब हम ये कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर, लेट एट एनी टाइम t, है ना, किसी टाइम t पर जो आपका चार्ज था कैपेसिटर पर, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि चार्ज ऑन जो कैपेसिटर है वो कितना है, वो स्मॉल q अमाउंट में है। जबकि हो कितना सकता है, जब फुल हो जाएगा तो कैपिटल Q हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. फुल होने के बाद कैपिटल Q हो जाएगा। अभी फिलहाल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो चार्ज हो रहा था, उस टाइम मैंने उसको मेजर किया तो वो कितना आया, स्मॉल Q आया है। कोई इशू तो नहीं आते किसी को? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नो सर। ये जो Q है वो आपका कैपिटल Q से कम है मगर 0 से ज्यादा है। मतलब इनिशियल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो चार्ज हो रहा है,
बट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिटवीन द प्लेट्स आपका होगा कैपिटल V। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब हमें यहां से क्या करना है, एक मिनट, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने ये कंसीडर कर लिया कि इस पर जो चार्ज है वो Q है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप देखें कि अब हमारा कैपेसिटर हो गया ये, इस पर जो चार्जेस हैं Q है, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है। क्लियर हो गया? अब यस हम सर। क्या बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वही तो एनर्जी हो रही है। जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं इसका, कि वर्क डन कितना है। ठीक है, तो ये यस सर। बोलते हैं हम इसको वर्क डन बाय द सेल, बाय द सेल टू गेट। सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो किसी, बताओ, किसी सोर्स से अटैच है ना, जैसे सॉकेट से। सॉकेट में आपने चार्जर लगाया हुआ है, तो वर्क कौन कर रहा है, सॉकेट का जो सोर्स है वो कर रहा है ना। यहाँ पर होगा वर्क डन बाय द सेल टू गेट ट्रांसफर्ड dq charge to the plate of capacitor। ओके, मान लेते हैं कि इस टाइम पे आपका जो वर्क डन है फॉर स्मॉल टाइम dt, वो आपका हो जाएगा dw इज इक्वल टू, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस। यस सर। v इज इक्वल टू w अपॉन q पढ़ा है आपने। तो यहाँ से w इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v इंटू क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। क्लियर हुआ? v को हम जब फाइनली आपका चार्ज पूरा हो जाएगा तो पोटेंशियल v होगा। अभी का पोटेंशियल जो है वो हमने इसको v डैश ले लिया है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो v डैश हमारा वो कितना होता है, q बाई सी होता है v डैश, क्योंकि हमारा चार्ज कितना है, q है। इसको यहाँ पे प्लेस करो, जब आप प्लेस करेंगे तो ये आएगा dw इज इक्वल टू q ओवर c इंटू डी क्यू। अब बताओ, जब टोटल चार्ज हो जाएगा तो, सॉरी, जब पूरी तरीके से फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा dw इज इक्वल टू, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक। क्यों? ये नीचे वाला पार्ट में इनिशियल कंडीशन रखते हैं जहां पर चार्ज Q था, फाइनल कंडीशन में चार्ज कैपिटल Q हो चुका है। ये कितना आएगा, या आप इसको ऐसे कर लें, अभी चार्ज को चार्ज के साथ लगा लें, इसको आप ऐसे कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू यहाँ पे Q अपॉन C इंटू डी क्यू, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक। समझ आ गया यहां तक? यहां तक समझ आया? यस सर। हाँ, इसको कॉपी करें, मैं रब करूंगा। लिख लिया सर। हो गया? ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, वो भी कर लेते हैं। ओके, तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल Q तक, Q बाई सी इंटू डी क्यू। अब आप देखें यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पर चार्ज ही है। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ dw करेंगे तो ये w आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई सी बाहर कर लो आप, ये हो जाएगा Q इंटू डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक। अब जब आप Q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा W इज इक्वल टू हाफ 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो यहाँ से W इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई सी
2 को भी बाहर ले लेता हूं मैं, बचेगा ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर। एक बार स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो कितनी है, वो है हमारे पास W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। समझ आ गए यहाँ तक? यस सर। हाँ, इसको कॉपी करें सब लोग। सेकेंड स्टेप एक बार और समझाओ ना सर। कौन सा? सेकेंड स्टेप ये वाला स्टेप। एक हाँ मिनट, आप इस स्टेप की बात कर रहे हो? हाँ सर, उससे नीचे। अच्छा, एक मिनट मैं बताता हूँ। अगर कोई भी वैल्यू x की पावर n, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो था q इंटू डी क्यू का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल Q तक। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर बताएं Q की पावर पहले से ही 1 है, और फार्मूला क्या कर रहा है कि इसमें एक और ऐड कर देना है, अपॉन, वही चीज नीचे भी लिखनी है। तो ये आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इतना आया समझ में? सर यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक की है, 0 से कैपिटल Q तक की है। ये जो कैपिटल Q है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और जो लोअर वाले पार्ट में होती है वो होती है लोअर लिमिट। समझ आ गया यहाँ तक? तो आप अपर लिमिट की वैल्यू को लोअर लिमिट की वैल्यू से माइनस करते हैं हमेशा, जो अंडर वेरिएबल है उसकी जगह पे रख करके। तो एक बार स्मॉल क्यू की जगह आप रखेंगे कैपिटल क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार अच्छा माइनस करेंगे फिर लोअर को रखेंगे और स्क्वायर करेंगे। अपॉन कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर आप देखें क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब समझ आ गया होगा? यस सर। हाँ, ये कैलकुलस का रूल है। ठीक है, ये कैलकुलस में पढ़ा जाता है, मैथमेटिक्स में। आपके पास मैथमेटिक्स होगी? यस सर। मैथमेटिक्स है आपके पास या बायोलॉजी है? मैथ्स बायोलॉजी। तो जब जिनके पास मैथ्स है उनको तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है वो आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये चीज आपको नहीं आ रही है तो फिर आप कैलकुलस के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे फाइनल एग्जाम में? बिकॉज फाइनल के एग्जाम में तो कैलकुलस बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आप लोग उस पर एफर्ट करें, कोशिश करें। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करें। अच्छा, एक चीज और, यहाँ तक हमारे पास जो वर्क डन है वो क्यू स्क्वायर बाई सी आ गया। तो ये जो वर्क डन है ये चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में है, क्योंकि इक्वेशन में क्यू और सी आ रहा है। यस आप सर। अगर चाहें तो इसको किसी और भी टर्म में क्यू लिख इज सकते इक्वल टू हैं। CV पुट करके हाँ, लिख सकते हैं ना सर? आप अगर वो क्यू की जगह वर्क पर डन इज इक्वल टू CV 1 रख बाई दें 2 QV। तो ये W आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। 1 बाई 2 C CV कैंसिल हो स्क्वायर। जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये यस भी सर। एक फॉर्मूला है। ठीक है, यस इसी सर। तरीके से आप C इज C इक्वल की टू जगह पे, QV भी पुट कर सकते हैं। C की जगह पे अगर आप QV पुट कर चार्ज दें अपॉन पोटेंशियल। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर। एक मिनट, सर जी C इज होगा ना सर? 2 इक्वल इंटू, टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1/2 Q ओवर V। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। समझ आ गया? C इक्वल टू Q बाई V होगा ना सर? हाँ C सर। इक्वल टू, Q बाई V। सर अच्छा आपने हाँ Q इंटू V कर दिया। हाँ, एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया, इसको रिवर्स हो गया। हाँ, Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q बाई V आप रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बाई V। तो यहाँ से इसको भी हटा दें। 1/2 QV। ये हो जाएगा Q स्क्वायर। तो ये Q स्क्वायर V अपॉन 2Q ये कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 1/2 Q into V आ जाएगा। अब सही है? यस सर। हाँ, कॉपी करें आप लोग इसे। लिख लिया सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका? सभी लोगों ने कॉपी कर लिया भाई? यस सर। आप सभी लोग कर लें कॉपी। ओके, आगे बढ़े हम। एक अगला क्वेश्चन है, ये हमारा बायट सेवर्ट लॉ से है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरा इसे लिखें। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, याद है? यस सर। यूजिंग बायट सेवर्ट लॉ, derive the expression for the magnetic field at the center of a circular current carrying loop. सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप है, मतलब ये हमारे पास एक लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ओके, इस तरीके से, और इसकी वजह से इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये जो सेंटर, मैंने सेंटर को नाम दे दिया है O, ठीक है, यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? यस सर। आया समझ में? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने बायट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। बायट सेवर्ट लॉ कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिनट अपॉन 4 पाई आई डी एल IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बट जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो वो मेरा वेक्टर फॉर्म कितना था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। याद आ रहा है सबको? यस सर। क्लियर है यहां तक? जी सर। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी तो होगी, यस सर। है ना? तो अगर मैं ये बोलूं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एक स्मॉल पार्ट की वजह से, हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट कहने का मतलब है कि ये एक इतना छोटा पार्ट है कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझ आया? क्लियर हुआ है यहां तक? यस सर। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आप यहां पे लिख दो, लेट अस कंसीडर an elementary length of loop, elementary length dl, ओके, elementary length कितना लिया? dl, किसका? of the loop, of the loop। तो आप ये बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए ड्यू टू dl कितनी होगी? ये हो जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। क्लियर हो गया? यस सर। अब आप ये बताओ कि इस dB की वजह से अगर मैं इसका लेंथ वेक्टर देखूं तो ये मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे स्ट्रेट जा रहा होगा dl, ऐसे ही तो जाएगा dl, यस सर। है ना? एक मिनट, हाँ, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं,
ये हमारा डीएल है, डीएल वेक्टर है ये। अब आप ये बताएं, अगर इसका रेडियस आर है, इस सर्कल का रेडियस जो है, जो आर है, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देखें, हम लिख दें क्या कि जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर ले रखी है यहाँ पर, और जो इनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। समझ आ गया? आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दें। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको जो dB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ये मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई dl क्रॉस r। dl क्रॉस r कितना हो जाएगा बताओ भाई? dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब जो है वो हम कैपिटल R से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। ये समझ आया? यस सर। तो जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl r साइन 90 डिग्री। अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो Yes, sir. साइन 91 होता है, ये हो 1, जाएगा yes, आपके sir. पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DLR और स्क्वायर। एक मिनट, ये R को स्मॉल r कैपिटल को भी कैपिटल लेना है ना। यस सर। यहाँ पर इसको कैपिटल कर लें, डीएल आर है ये, तो एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो आपको DLR मिलेगा स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डीएल। ये क्या आया? डीबी आया। कहां पर? सेंटर ओ पर। किसकी वजह से? डीएल लेंथ के एलिमेंट्री पार्ट की वजह से। क्लियर हो गया? यस सर। अब बताओ, अब टोटल अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो हमने इसको बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में कट किया था डीएल लेंथ के। अगर इन सारे पार्ट्स को ऐड कर दिया जाए, हर एक एलिमेंट्री पार्ट को, तो आप ये बताओ टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगी। यस सर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? तो सम Yes, करने के लिए जब कहीं पर इस तरीके का केस आए जहां पर इनफाइनाइटली मेनी चीजें हो, वो सम, उस केस में उसको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? बताओ मुझे। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है? बी ड्यू टू होल कॉइल या लूप। क्लियर? होल लूप। ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो इसको डीबी को। सर जी आपने आपका आई म्यू मिस किया नॉट, ना? आई मिस किया है सर, आई। म्यू नॉट, अच्छा हाँ आई भी है ना यहाँ पे, ये आई Yes, मिस कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, और जो डीएल है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। यस सर, आर और स्क्वायर भी नीचे बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं, है ना? यस सर। तो हमारे पास आ गया डीएल। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरी तरीके से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, आपका जो डीबी है वो आपका बी बन जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ यस जाएगी। सर। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2 पाई आर। पाई आर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई, और आर से एक आर भी कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। समझ आ गया? यस सर। कॉपी करें आप लोग। लिख लिया सर जी। लिख लिया? यस सर। सभी लोग कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, कैलकुलेट बी एट द सेंटर ऑफ
at the center of concentric current carrying coil। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लिए गए हैं। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये है। ओके, इन दोनों सर्कल्स की वजह से सेंटर पर, इनके कहां पर भाई, सेंटर पर। सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो हमें बताना है। ये हमारा सेंटर ओ है। क्लियर? मैं एक चीज और भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि सपोज दैट कि हमारा जो रेडियस पहले वाले लूप का है और जो रेडियस हमारा दूसरे वाले लूप का है, ये R और 2R है। कितने हैं? ये R और 2R है। क्लियर? इनमें जो करंट का फ्लो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो आप प्लीज इसको सेंटर पे कैलकुलेट करके बताएं। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपके लिए। प्लीज स्टार्ट करें सॉल्व करना आप लोग और मुझे आंसर बताएं। ओके सर। भाई ये अभी अभी एक स्टूडेंट इंटर हुआ है जिसको मैंने परमिट किया है, रेडमी नाम है इनका। हेलो भाई, ये रेडमी कौन है? प्लीज आप बात करें। हेलो भाई, यहाँ पर अपना नाम लिख के, अदरवाइज मैं यहाँ से आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। सर जी, हेलो, हाँ बताएं। म्यू नॉट आई अपॉन 6R आ रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 6R। 6R। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन भी चाहिए ना। ओके। हाँ भाई, ये कौन है? रेडमी। मैं आपको वेटिंग लिस्ट में डाल रहा हूँ। आप लोगों का सॉल्व हो रहा है, बाकी लोगों का? यस सर, यस सर। हाँ, सॉल्व करें। सॉल्व हो गया सबका? सभी लोग का हो गया सॉल्व या मैं कराऊं? सर हो रहे सर। अच्छा, सॉल्व करें। आप लोग को 5 मिनट में और दे रहा हूं और 5 मिनट में आप लोग सॉल्व करके मुझे बता दें।
जिनका हो गया वो बता दें। हाँ बताएं। ये जो वायर्स है वो एक्स वाई प्लेन में है ना, हाँ एक्स वाई प्लेन है ये। और जो डायरेक्शन होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा सर। हाँ जेड डायरेक्शन होगी। कौन सी जेड डायरेक्शन, प्लस या माइनस? जो छोटा वाला है वो माइनस में होगा, और जो बाहर वाला है वो प्लस में होगा सर। अच्छा, जो बड़ा वाला मतलब 2r है ना? 2r का जो रेडियस है वो पॉजिटिव जेड जो डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ वो पॉजिटिव जेड है, और जो स्मॉल आर है वो किस में है? वो माइनस माइनस म्यू जेड में है ना? माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बाय सर। एक मिनट, मैं अब इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पे जब आप इस वायर को पकड़ेंगे तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देगा? ये कौन है? कोई ठीक है। हाँ, ये हमने इसको वायर नंबर 1 बोल दिया, इसको वायर 2 बोल दिया। आप बताएं, जब आप इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे पॉइंट O पर, तो आपको इसको कैसे पकड़ना है बताओ? इस तरीके से पकड़ना है कि आपका थंब जो है, मतलब अंगूठा जिसे कहते हैं, वो आपका करंट की डायरेक्शन में हो, है ना? और आपकी फिंगर्स किधर हो, जिधर कर्ल हो सकती है उस डायरेक्शन में आप कर्ल करेंगे। तो 1 की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रही होगी? इनसाइड जा रही होगी। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे लिखेंगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी हमने देखा सर्कुलर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r थी। यहाँ पर हमने माइनस के लिख दिया है। क्लियर हुआ? और जो B2 है वो कितना है? वो हो जाएगा म्यू नॉट आई। जब आप इसको कैरी करेंगे अपने हाथ में तो थंब जो है करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करने के लिए अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2, और r की वैल्यू आपकी 2r है, और इनटू आप करेंगे k। यस सर, क्लियर। तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी? टोटल B एट O, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये सारा हमने वेक्टर में लिया हुआ है, तो टोटल भी आपका हो जाएगा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। आपका B1 कितना है? B1 है म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस के, यही है ना? ये माइनस में आएगा, और ये आ जाएगा प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये प्लस में है के, ओके, ये माइनस में है के। तो आप ये बताओ, यहाँ पे B1 की वैल्यू बड़ी है या B2 की? जी सर, B1 की। तो आप जो है B1 की वैल्यू बड़ी है, हाँ ठीक है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। डिनोमिनेटर इसका 2r है और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 4r है। तो जब आप यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -1 प्लस 1/2, और बाहर आ जाएगा k। ऐसा कुछ मिलेगा? यस सर, यही है ना? तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे -1, यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको, -1 और 1/2 को एलसीएम आप लेंगे 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/2। मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू -1/2 इंटू के। समझ आया? अब आप ना ये जो k है, k को आप इसके साथ रख दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r ब्रैकेट में माइनस ऑफ के। ये माइनस के क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन बता दे रहा है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, यही इसका आंसर है, आप कॉपी कर लें इसको। मतलब इसका नेट डायरेक्शन जो होगा वो z माइनस नेगेटिव z एक्सिस में होगा। हाँ, माइनस नेगेटिव z में होगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, पॉजिटिव वाले से, ठीक है। Yes, sir. Clear, sir. Sir, next question. हाँ, कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है, सर्कुलर से ही। आप क्वेश्चन लिखें पहले, कैलकुलेट, या एक मिनट में पहले क्वेश्चन बना ही देता हूँ, डायग्राम इसका। ये मेरे पास 2 रिंग हैं, और दोनों का ये जो रेडियस है वो r है। अब इनकी वजह से, इन दोनों रिंग की वजह से आपको जो कैलकुलेट करना है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और पॉइंट P पर, ये हमारा एक पॉइंट था, पॉइंट P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से करंट हो रहा है फ्लो, और इसका जो करंट है वो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग इसका क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कम से कम एनसीईआरटी में, सॉरी सीबीएसई में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ड्यू टू 2 करंट कैरिंग coils as shown in figure। चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाएं इसको सॉल्व करना। अब बहुत हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, अब आप लोग थोड़ा सा अपनी हैबिट बनाएं सॉल्व करने के लिए, प्लीज। रेडियस सेम हो है जाएगा सर, सॉल्व? हो जाएगा हाँ, सर, रेडियस सेम है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, रेडियस, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियस इनका सेम है, ये भी R है, ये R है, और यहाँ से ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन आपकी यहाँ से यहाँ तक की दोनों के लिए ही x है, मैंने ये भी बता दिया। ये भी x है और ये भी x है। अब सॉल्व करें। सॉल्व हो जाएगा? जी सर कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, ट्राई करें आप यस लोग, गुड, कोशिश करें, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है।
सॉल्व हो रहा है सबका? यस। ये कौन है भाई जो नो बोल रहा है? प्लीज नाम बताएं अपना। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ चले, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? हो गया सर। GB equals आप to देखें mu जब naught हमने IDL. क्या आया आंसर? म्यू नॉट आई GB आर equals to mu स्क्वायर naught IDL upon 4 pi r square. नहीं, म्यू गलत है। नॉट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आई के माइनस जाई के। हाँ आप सही हैं, बिल्कुल गुड। क्या नाम है आपका? जी सर। शिवांग सर। आपका नाम? एक मिनट, क्या नाम है आपका? शिवांग सर। अच्छा सेवांग, सेवांग, वेल डन। ओके चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, सभी लोग देख लेंगे। आप लोग देखें यहाँ से ना, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एलिमेंट्री लेंथ जो आप लेंगे डीएल, यहां से आपको पी की वैल्यू लेनी चाहिए। समझ आ रही है बात? ये पी होगा। अब आप मुझे बताएं, ये पी होगा तो ये आर है, ये एक्स है, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना? या कुछ और होगा? यही होगा सर। यही होगा। अच्छा इसी तरीके से जब आप इसके लिए करेंगे, दूसरे वाले वायर के लिए, तो यहाँ पे भी जो आर है वो आपका ये होगा, ये हो जाएगा, ये भी सेम वैल्यू होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका जो रिंग 1 है, ये रिंग 2 मैंने ले लिया, आपका जो रिंग 1 है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की वजह से? म्यू नॉट आई बताएं। अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना? तो यहाँ पे 2r की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ root आर r स्क्वायर square plus प्लस, x square. यही है। Yes sir. अच्छा आपने क्या बताया था आर की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? जी सर। बताएं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देखो देखो देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक वैल्यू जो है आपकी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये सेंटर पे नहीं है आपके, जब ये सेंटर पे थी तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r थी, मगर पहले कितनी थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये कितना था? आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी कुछ थी ना? यस सर यस। नहीं आया समझ में? सॉरी, आर क्यूब थी, आर स्क्वायर नहीं थी, आर क्यूब थी, याद आया? यस सर यस। तो आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला अप्लाई करना है, क्योंकि अब हम सेंटर पे नहीं है, हम पॉइंट पी पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम रिंग के सेंटर की बात कहीं नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो मैं पहले लिख देता हूँ, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा आई डी एल अपॉन आर क्यूब। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो अब इसकी हेल्प से आप बताएं जो B1 होगा वो कितना हो जाएगा? B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, है ना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, क्लियर, अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? आर क्यूब है, तो आपका ये आर स्क्वायर है। सबसे पहले एक मिनट, ये आपका आर है, तो आर की वैल्यू एक हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, हाँ, इनटू एक आर आप लेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आ रहा है सबको? Yes sir. यहाँ पर 3 आर है ना टोटल, आर क्यूब है, Yes sir.
तो मैंने हाँ। एक को आर स्क्वायर ले लिया, एक को आर ले लिया, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर ये लूप जो है आपका, हो सकता है कि कंडक्टर में एक से ज्यादा लूप हो, तो आप यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, आप जानते होंगे इसको, ठीक है। एक से ज्यादा अगर लूप है तो, अगर n की वैल्यू 1 है तो वैसे ही 1 जो 1 है वो वहां से खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन आर स्क्वायर पाई आर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2। ये है B1 के लिए। यस अच्छा, सर। B1 के लिए पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, वो किधर होगी, आप बताओ मुझे। लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड में राइट जा साइड रही होगा, आप राइट इसको, साइड होगा। ये होगा राइट साइड में, ये हो हाँ, जाएगा yes, B1। और लूप 2 के लिए किधर होगी, डाउनवर्ड होगी सर। डाउनवर्ड, मतलब माइनस जे, है ना, यस सर। किसमें हाँ, होगी, यस सर। माइनस माइनस जे जे। में, ये हो जाएगा हाँ, B2। yes, तो आपका जो B1 है ये क्या हो गया, प्लस आई लिख दूं मैं, ये आई डायरेक्शन है हमारी। यस सर। हाँ, अब क्या निकालेंगे, B2 निकाल लें आप। B2 की भी वैल्यू सेम ही आएगी, नोट। सेम आएगी ना, यस सर। तो ये भी हो जाएगा, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस जे हो जाएगी, माइनस डायरेक्शन अलग होगी, है ना, माइनस जे मैंने लिख दिया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब आप ये बताएं, जो इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी, आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट P पर दो अलग अलग डायरेक्शन पाई जा रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किधर से पास होगा, बता दो मुझे, उनके डायगोनल से पास होगा, ऐसे बताएं, ये मेरा B होगा या नहीं होगा। यस सर, यस। आप इसको B कह लें या रिजल्टेंट कह लें, बात एक ही है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो जो टोटल B है वो आपका हो जाएगा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो आपकी जो B की वैल्यू आई है वो आ जाएगी म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस म्यू, अच्छा ये आई डायरेक्शन है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप इसको ऐसे लिख लें, माइनस जे के साथ लगा रहे हैं, ताकि पता चलना चाहिए कौन किसका है। अब आप इसको एक लाइन और एक्सटेंड कर लें, ये आएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई और माइनस म्यू नॉट आई, एक मिनट, ये कौन है, ठीक है, मुझे लगा कोई वेटिंग रूम में है क्या, एन आई एन अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जे आ जाएगा। ये तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, किसके टर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हुआ। यस सर। अब जब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको देखेंगे तो आपको पता है कि जो B1 और B2 हैं उनकी वैल्यू आपस में इक्वल है। मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूँ, तो 0 आ जाएगा। नहीं 0 नहीं आएगा ना, यही तो प्रॉब्लम है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्लियर। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, हाँ, यस सर, यस। तो चूंकि डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है ना, इसलिए नहीं होगा। तो ओके आप सर। एक बार करेंगे म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करें, आप पहले यहाँ तक नोट करें, थोड़ा सा मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ तक नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सभी लोग कॉपी करें।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन सर। सभी लोगों ने कर लिया? हेलो, हाँ सभी लोगों ने कर लिया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. गुड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई Yes, ऐसा sir, तो नहीं है आ रहा है, जिसको सर। समझ में नहीं आ रहा है? सभी लोग को आ रहा है भाई? अगर नहीं आ Yes, रहा है तो sir. बता देना, ठीक है? अब हमारा जो वैल्यू है b, ये मैं जरा यहां से देख लूं तो 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा और। ये हमारा वैल्यू था, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे। अब आप यहाँ पे देखें कि जो b1 है और b2 है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म में? ये हो जाएगा b1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर होगा। ये वाला पार्ट हमारा, 1 मिनट में बता देता हूँ, ये वाला पार्ट हमारा पूरा किसका है भाई, बता दो यहाँ से। ये हमारा b1 का है और ये वाला पार्ट किसका था? b2 का मैग्नीट्यूड है। ये मॉड b1, ये मॉड b2 है। समझ आया? तो जब b1 और b2 के यहाँ पे रख के स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बता दें मुझे। आपको मिल जाएगा 2, अच्छा b1 और b2, ठीक है। तो b1 और b2 जब आपस में बराबर है तो हम किसी को भी एक के बराबर ले सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 अंडर रूट b1, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 B1 b1 square. स्क्वायर। ऐसा हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. B root या 2. इसको और भी B1 क्या लिख root 2. सकते हैं? b1 रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, आप Yes, इसको b2 भी कर सकते हैं, है ना, हाँ, yes, क्योंकि sir. दोनों की वैल्यू बराबर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू प्लेस कर दें, कोई भी एक वैल्यू ले ले, दोनों की वैल्यू सेम ही है। b1 की वैल्यू प्लेस करें, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ओके, इनटू रूट 2। ये वैल्यू किसकी आई है? मैग्नेटिक फील्ड की आई है। अच्छा, एक चीज और, अब हमें इस इक्वेशन से ये पता चला, इस इक्वेशन से, कि b1 और b2 का मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है? और जब b1 और b2 की वैल्यू आपस में या मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, अच्छा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये एग्जैक्टली कितने डिग्री पर होगा? 50 डिग्री पे होगा, 45 degree. सॉरी 45 डिग्री पे होगा। Yes. तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो b है वो कितने डिग्री पर है आपका? 45 डिग्री पर। समझ आया? Yes, sir. अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो ऐसे मैं कर देता हूँ, कैलकुलेट करो, पहले आप यहाँ तक कॉपी करो, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। Done. ओके, सभी लोग का हो गया भाई?
Yes, sir. ओके, तो अब मैं एंगल की बात कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एंगल आप यहाँ से देख लें। आप ये बताएं कि जो B1 और B2 एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर हैं और हमें पता है कि हम एंगल निकालने के लिए tan थीटा का यूज करते हैं। आप लोगों को पता है सारा ये, मतलब ये बातें Yes. आपको पता है ना। Yes, yes. तो अगर मैं यहाँ से एंगल की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, B1 अपॉन B2 लिख सकता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। B2 upon B1. ठीक है, आप B2 अपॉन B1 कर लें, मैं B2 अपॉन B1 कर दिया। अब बताओ, अब ये सही है, परपेंडिकुलर आपका B2 B1 अपॉन आपका बेस हो गया, क्योंकि आपने इस बेसिस पे कहा है, क्योंकि थीटा हमने B1 के साथ लिया, इसलिए B1 को आपने बेस कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। Yes. हाँ, और यही होता भी है, नो डाउट। मगर हमें पता है कि जो हमारा B1 है उसका मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के बराबर भी है ना। तो हम यहाँ पे क्या Yes. लिख सकते हैं बताओ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा। Yes, sir. और 1 tan थीटा की कितने डिग्री की वैल्यू है, 45. ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। समझ आया कैसे कैलकुलेट होता है। Yes, sir. कोई इश्यू किसी को यहाँ तक। No, sir. ओके, गुड। चलो, अब आप लोग इसको भी कॉपी करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कुछ हमें सिखा दिया है ना। इस सेंटर पर क्या होगी, सेंटर के बाहर कोई अगर पॉइंट है तो वहां पर क्या होगी, ये सारी चीजें हमें इसमें बताया है ना। समझ आ रहा है सबको। आज हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। Yes. Yes, sir. अब मैं फोकस कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट हैं वो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करें। आज हमने कैपेसिटर की भी 2 हेडिंग कर ली। अभी एक टाइप का और कैपेसिटर है, वो मैं अगली क्लास में, कल हो सकता है आपको बता दूं। और कल हम स्टार्ट कर लेंगे, अभी तक तो हमने बायर्ड सेवर्ट लॉ ही किया है ना, कल हम एम्पियर लॉ स्टार्ट करेंगे, है ना। और उम्मीद है कल टॉपिक 4 भी फिनिश हो जाएगा, फिर आ जाएंगे 5 में। 5 तो थियरी है, 6 में आएंगे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उसके बाद एसी। टॉपिक 8 आपका है, उसका नाम है क्या नाम है, चैप्टर नंबर 8 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद है आप लोगों को? Yes, sir. आप Yes. लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन अगर बड़ा आता है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट का पूछा जाता है, ठीक है। या छोटे क्वेश्चन एक नंबर से भी कर दीजिए ना सर। हाँ, रे ऑप्टिक्स दूसरी बुक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि हम सीधे मतलब सीरियल वाइज चलें, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे वहां तक। हमारा डेट शीट निकल गया है, डेट शीट निकल गया सर। हाँ, तो डेट शीट आपकी 24 से है ना। हाँ हाँ, तो अभी काफी टाइम है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम काफी कुछ कर लेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़े बड़े हैं ना ये। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना टाइम नहीं लेगा, है ना। एसी छोटा है, Okay, हार्डली sir. मुझे लग रहा है कि हम अगले 4 दिनों में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी और ये जितना हमने कर लिया, इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, ये सब फिनिश कर लेंगे अगले 4 दिन के अंदर अंदर। हमारी पहली बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा क्या बच रहा है, ऑप्टिक्स ही तो बच रहा है और मॉडर्न फिजिक्स बच रहा है। पहले अगर आप लोग ऑप्टिक्स कहेंगे तो ऑप्टिक्स करा देंगे, ठीक है भाई। Okay, sir. कोई सारी चीजें समझ आ रही है ना सबको? Yes, sir.
हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि आप लोग के साथ में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करूँ। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से आपका ही फायदा है ना? आपको ये आइडिया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। क्लियर? ओके सर। और कोई इशू किसी को अब तक की क्लासेस में अगर रहा हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, या आप लोग घर पे रिवाइज किए हो, उसमें रिवीजन करने के टाइम प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप बता देना, उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है? नो सर। हाँ, किसी को भी अगर कुछ भी रहा हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सर।